प्यारे बच्चों, कल आपको भूमंडलीकृत विश्व का बनना हमने कल बताया था, जिसे वैश्वीकरण भी कहते हैं। इसमें आपको जानकारी दी थी कि आज के कई सौ साल पहले हमारे पास ऐसे साधन व सुविधाएँ या कुछ पदार्थ नहीं थे जिससे हमारा जीवन एक विशेष प्रकार का था। विशेष प्रकार का मतलब क्या था? इतना विकास नहीं हुआ था। आज उनके आने से हमारा सबका विकास हुआ है। भूमंडलीकृत से बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ है और आज भूमंडलीकृत बनने की होड़ में विश्व के देश विश्व युद्ध की ओर झुकते जा रहे हैं। अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आज विश्व इस युद्ध की या महायुद्ध की विनाश लीला में जाने को तैयार हो चुके हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। आज हमारा विश्व जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही विनाश की ओर भी आगे बढ़ता जा रहा है। विनाश एक ऐसी स्थिति है जो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया का मूल कारण अधिक जनसंख्या ही मानी जा सकती है। अधिक जनसंख्या ही है कहते हैं। अब हमने आपको कुछ बताया था, कुछ पदार्थ हमारे खाने पीने वाली चीज़ जैसे हैं आलू, ये हमारे कई सौ साल पहले नहीं था तो कैसा जीवन रहा होगा। आज हमारे समाज से आलू हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा। ऐसे ही इसमें एक था स्पैघेटी। स्पैघेटी क्या है? देखिए पेज नंबर आपका 39 में शॉर्ट्स में दिया हुआ है। स्पैघेटी इतालवी मूल का, इतालवी मतलब इटली क्षेत्र कह दें, इटली ईरान क्षेत्र का मूल का एक लंबा पतला बेलनाकार पास्ता है। ये सूजी अथवा आटे या पानी से बनाया जाता है। सूजी अथवा आटे से पानी के द्वारा बनाया जाता है। इतालवी सूखी स्पैघेटी ड्यूरम सूजी के आटे से बनता है। यद्यपि इटली के बाहर ये किसी अन्य प्रकार के आटे से भी बना हो सकता है। पारंपरिक रूप से अधिकांश स्पैघेटी 20 इंच लंबे होते हैं, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में छोटी लंबाई वाले स्पैघेटी लोकप्रिय होने लगे हैं, जैसे इस समय आ रहे हैं। अब ये 10 से 12 इंच की जगह में 3 या 4 इंच के भी होने लंबाई वाले स्पैघेटी मिलने लगे, सबसे अधिक प्रचलित हैं। अब विश्व में अपनी क्या कहते हैं प्रेस्टीज या अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र अपनाते हैं। वो षड्यंत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तो होते ही हैं। इसके अलावा ऐसे भी घातक षड्यंत्र होते हैं जो हम एक दूसरे को जानने या समझने में बहुत समय लग सकता है। अभी हाल में ही जैसे आपका कोरोना महाबीमारी आपके सामने आई, एक ये भी जैविक महायुद्ध के रूप में जाना जा सकता है जो चीन से हमारे देश या विश्व में, पूरे देश विश्व में फैला हुआ है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। लिखा है विजय, बीमारी और व्यापार। आज के समय में विजय, बीमारी और व्यापार दोनों ही बढ़ रहे हैं। तीनों ही बढ़ रहे हैं। अब तत्कालीन अमेरिका में बृहद क्षेत्र सम्मिलित थे। कहते पहले अमेरिका में बृहद क्षेत्र सम्मिलित था जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह आते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अपनी खोज से पहले अमेरिका दुनिया के लिए अज्ञात था, लेकिन 16वीं शताब्दी से उसकी विस्तृत सीमाओं में फैली खून, अच्छी फसलें और खनिज पदार्थ अपनी समृद्धि के लिए दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। ये बात हम बता चुके थे, लेकिन देखते चलिए।
आज के पेरू और मैक्सिको में पाए जाने वाले खानों में निकलने वाली कीमती धातुएं, विशेष रूप से चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया है और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह की चर्चा होने लगी। इन्हीं चर्चाओं के कारण वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे। उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान प्रारंभ किए गए। 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं की विजय का अभियान शुरू हो चुका था। इन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया। कौन कौन? पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों ने यहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए थे। अब देखिए चेचक की बीमारी के बारे में। चेचक तो जानते होंगे। यूरोपीय सेनाएं उस समय, आज के 300 साल पहले, यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक बल पर ही नहीं जीती थीं। स्पेनिश सेनाओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार कोई नहीं थे, बल्कि हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ अमेरिका पहुँचे। अमेरिका जो लाखों वर्षों तक शेष विश्व से अलग था, उनके निवासियों के शरीर में यूरोप से आने वाले चेचक बीमारी से बचने की कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत भयंकर सिद्ध हुआ। एक बार संक्रमण हो जाने के पश्चात ये बीमारी संपूर्ण महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे, वहाँ भी ये बीमारी की चपेट में लोग आने लगे। इस बीमारी से पूरा का पूरा समुदाय ही समाप्त हो गया। इस तरह यूरोपियनों की जीत का रास्ता आसान हो गया। उल्लेखनीय तथ्य ये कि बंदूकों को खरीदकर या छीनकर हमला करने वालों के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन चेचक जैसी बीमारी के संबंध में ऐसा संभव नहीं था। हमला करने वालों के पास उससे बचाव का तरीका भी था। उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति। 19वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति बहुत चिंताजनक थी। लोग गरीब थे, भूखों रहना पड़ता था उन्हें। शहरों में अत्यधिक भीड़ थी, लोग बीमारियों से परेशान थे। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग यूरोप को छोड़कर समृद्ध अमेरिका में जाने लगे थे। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों से काम कराकर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी तक क्या था? बहुत समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को विश्व के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशिया के व्यापार में इन देशों का अत्यधिक प्रभाव था। 15वीं शताब्दी से ही चीन और अन्य देशों से संबंध कम करना प्रारंभ कर देने के कारण वह अब विश्व से अलग थलग पड़ने लगा था, और आज भी वर्तमान समय में भी वह विश्व एक अलग थलग दिखाई दे रहा है। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के कारण विश्व व्यापार का केंद्र अब पश्चिम की ओर खिसकने लगा। बदली हुई परिस्थितियों में यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। जैविक युद्ध क्या होता है? न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मलकियत पर हमें मालिकाना दे दिया है। अल्फ्रेड, ये आपके हैं इकोलॉजिस्ट, ये अपने विचार रखें। अब यहाँ पर 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? सिकुड़ने का अर्थ क्या होता है? संसार में विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में जब वृद्धि हुई तो इसको आपस में मिलने लगे, तो इसको सिकुड़ना कहा। नहीं, पहले संबंध नहीं थे, दूर दूर फैले थे, तो हम जानते ही नहीं थे एक दूसरे को। 19वीं शताब्दी में विश्व तेज़ी से बदलने लगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कारक समवेत होकर संपूर्ण समाज को
बदलने का कारण बने। अब विदेशी संबंधों का नए ढंग से विकास हो रहा है, आर्थिक गतिविधियाँ सर्वोपरि हो गई हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय अदला-बदली प्रक्रिया अस्तित्व में आई। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार की गतियों और प्रभावों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रभाव व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं, गेहूँ और कपड़ा के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रभाव होता है, इसमें लोग काम या रोजगार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है, जिसमें अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों प्रकार के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी के आवागमन की तुलना में श्रमिकों के आवागमन का प्राय अधिक शर्तें और प्रतिबंध लगाए जाते थे। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। अब विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था के उदय को समझने के लिए औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों को समझना होगा। अर्थात औद्योगिक क्रांति क्यों हुई और फिर उद्योगों का विस्तार क्यों हुआ, इसके बारे में जानना और समझना होगा। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यूरोप देश ब्रिटेन के जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। भोजन की मांग बढ़ी। शहरों का विस्तार होने और उद्योगों को बढ़ने के कारण कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्के के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने ये प्रतिबंध लागू किया था उन्हें कारण लाभ कहा गया। खाद्य पदार्थों के अधिक मूल्य में से परेशान उद्योगपतियों और शहर में बसने वाले लोगों ने सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह कारण लाभ को तुरंत समाप्त कर दे। कारण लाभ की समाप्ति और उसका प्रभाव क्या हुआ। कारण लाभ को समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों को लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल के मूल्य का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों या दूसरे देशों की ओर पलायन करने लगे। जब खाद्य पदार्थों के मूल्यों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति अत्यधिक तीव्र रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ीं। खाद्य पदार्थों का और भी अधिक मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन को खाद्य आपूर्ति करने के लिए ज़मीनों को साफ कर खेती की जाने लगी। श्रम का प्रभाव। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही पर्याप्त नहीं था। खेतिहर क्षेत्रों को बंदरगाहों को जोड़ने के लिए रेलवे की भी आवश्यकता थी। अधिक मात्रा में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना आवश्यक था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए ये आवश्यक था कि दूसरे क्षेत्रों के लोग वहां आकर बसें, अर्थात नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी आवश्यक था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी। इसके लिए लंदन से जैसे वित्तीय केंद्रों में से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर श्रमिकों की कमी थी वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, अर्थात श्रम का प्रभाव होने लगा। 19वीं सदी के यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग अच्छे भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर देशों में जाकर काम करने लगे थे।